नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त सॉवरेन हाउस है। अगर आपने 103 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिए हैं तो आपके लिए क्या मुश्किल है कि आपका मकसद अगर ये है। मैं आपसे एक और भी गुजारिश करूंगा, चूंकि हम लोग आते हैं जाते हैं मगर इदारे रहते हैं, और आप इदारों के लिए ये अलग बात है कि भुट्टो साहब जब आइन दिया था और उस वक्त यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, उस वक्त भुट्टो साहब के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज थी, बहुत क्रिटिसिज्म था, मगर ये कौम जो है बहुत जज्बाती है। तो उनके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है दफनाएंगे एजाज के साथ। ये मुर्दों को तो ये लोग पसंद करते हैं, मगर जिंदगी में उनकी कदर इसलिए नहीं होती कि चूंकि उनकी अपनी भी इंटरेस्ट होते हैं। तो आज कौन होगा जो ये कहेगा भुट्टो साहब ने जो आइन दिया था वो गलत था? पूरी कौम, इवन डिक्टेटर्स जब वो भी आते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जनाब हम जमहूरियत की और आइन की पासदारी करेंगे, और उसी वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को रुखसत कर देते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए कि आइन आप ऐसा बनाएं, बल्कि मैं आज दावत दूंगा लीडर ऑफ द अपोजिशन को और तमाम अपोजिशन जमातों कि अगर आपने आइन बनाना है तो ऐसा बनाएं, मुबहम ना बनाएं जिसकी तशरीह किसी और को करनी पड़े। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप आइन बना सकते हैं तो फिर आप ही आइन बनाएं। इतनी मुबहम आप सूरत हाल पैदा ना कर दें कि किसी की तशरीह करने का मौका कोई और दे। तो अगर आपकी इंटेंशन है, अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्लियामेंट की मुद्दत कम होनी चाहिए, तो आपको दूसरा इदारा क्यों कहें कि जनाब आप 4 साल के बाद चले जाएं या 3 साल के बाद चले जाएं। आप खुद हमें कहें कि जनाब हम आपको नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये राइट हम आपको दे सकते हैं। ये पार्लियामेंट को राइट है कि वो जो चाहे कर सकता है और जो चाहे नहीं कर सकता। और मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये भी बताना चाह रहा हूं कि उनके जहन में शायद ख्याल है और खदशा है, या खदशा नहीं होगा तो उनको तसल्ली होगी कि हम शायद एनआरओ के बारे में यहां आपके पास हाजिर हुए हैं कि हमें आप एनआरओ से बचाएं। हम एनआरओ के लिए नहीं आए और ना हम एनआरओ के लिए इस हाउस से सिफारिश कराने आए हैं, और ना हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। हम किसी किस्म के लिए इधर नहीं आए, और ना हम आपसे सपोर्ट लेने आए हैं कि हमें फौज से बचाएं। ये भी हम इसलिए भी आपके पास नहीं आए, और ना हम किसी इदारों के टकराव के लिए आए हैं। ये भी हम नहीं चाहते कि हम इदारों के टकराव के लिए आए। और ये भी गलत फहमी निकाल दें कि ये जो हमारे भाई ऑन द लेफ्ट साइड हैं कि हम शायद शहीद होने के लिए आए हैं। हम शहीद होने के लिए भी नहीं आए। हम तो आपकी तरह स्ट्रगल से आए हैं। आपने जलावतनियां काटी हैं, हमने भी काटी हैं। आपने कोड़े खाए हैं, हमने भी कोड़े खाए हैं। चले तो प्लीज और वो मुझे याद है हाशमी साहब मेरे साथ जेल में होते थे, तो इसलिए उन पे भी तशद्दुद हुआ, उनके साथ भी ज्यादतियां हुई, हमारे साथ भी हुई। 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी। उनका क्या कसूर था? उनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? तो इसलिए आज लीडर ऑफ द अपोजिशन को मैं एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक करेक्ट करना चाहता हूं बात। ये 12 अक्टूबर की बात है या 13 की है? 14 अक्टूबर को नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जो बाबे जमहूरियत कहलाया करते थे, वो मेरे नाना ससुर भी थे। मैं उनके घर गया एक शादी पे, और मैंने प्रेस के सामने उनकी मौजूदगी में कहा कि मैं उस असेंबली को तस्लीम नहीं करता जिसमें
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं होंगे। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। और ये भी मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि लाले का साहब, मरहूम लाले का साहब खड़े थे, उन्होंने जब हम तस्लीम करते हैं तो आप क्यों नहीं तस्लीम करते? तो मैंने कहा देखें ये ज़मीर की बात है, हम नहीं चाहते लॉयल्टीज चेंज हो, हम नहीं चाहते ओवरनाइट्स लोगों की वफादारियां तब्दील की जाए। ये जब किंग्स आते हैं या किंग्स पार्टीज बनती हैं तो वो ओवरनाइट लॉयल्टीज चेंज हो जाती हैं। जब किंग जाता है तो वो पार्टीज किंग के साथ दफन हो जाती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आज ऑपोजिशन से भी, आपकी वसातत से, क्या एनआरओ हमने बनाया था? आज मैं कौम से पूछना चाहता हूं एनआरओ किसने बनाया था? जिन्होंने खालिक थे एनआरओ के, उस पे तो कोई बात नहीं हो रही। और जो एनआरओ के अगर प्रिज्यूम करें बेनिफिशियरी थे, उनको तो सजाएं दी जा रही हैं, और जो खालिक थे वो तो ऐलान कर रहे हैं कि मैं आने वाला हूं और मेरा इस्तकबाल किया जाए, कौम मुझे याद कर रही है। तो ये किस किस्म के ये इंसाफ होगा? तो इसलिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने कम से कम इतना जरूर तारीख में लिखा जाएगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और मैंने एक ही साल में पॉलिटिक्स शुरू की, और इस हॉल में पहले कभी कोई आर्मी चीफ आया या कोई जॉइंट चीफ आया या कोई सर्विसेज चीफ आए या DGISI आया, यहां आकर आपके साथ इन कैमरा या आउट ऑफ कैमरा उनके साथ आपने क्वेश्चन आंसर्स किए। मेरी जिंदगी में तो मैंने नहीं देखा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वो रिस्पॉन्सिबल हुए, अकाउंटेबल हुए इस हाउस के सामने। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट, या तो आप ये एक फैसला कर लें, या इस मुल्क में जमहूरियत होगी या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप होगी। इसका मकसद ये नहीं है कि अगर हम गलतियां करें तो जमहूरियत को सजा दी जाए। ठीक है, हमने अगर गलतियां की होंगी, आपने भी की होंगी, मगर उसका मकसद नहीं कि सजा किसको मिले, जमहूरियत को मिले, पार्लियामेंट को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ड होना चाहिए। अगर वॉट एवर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू वांट टू मेक, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। कि अगर इस किस्म के हालात हों, देन हु शुड टेक अ डिसीजन। तो आप ये बताएं कि अभी आपने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने भी खिलाफ बयान दिया, उसने तो आज तरदीद कर दी है। तो हम तो किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है। तो आप ये देखें कि आप ये कहते हैं कि क्या ऐसी मुसीबत पड़ी कि हम सब इकट्ठे हो गए। तो ये मुझे बताएं कि 17 जजेस एक रात को सब इकट्ठे नहीं हो गए थे? किस लिए हुए थे? हालांकि दैट वाज द डिसइंफॉर्मेशन कि आई एम डीनोटिफाइंग द जजेस, which was absolutely absurd and incorrect, मगर उस वक्त सब इकट्ठे हो गए। तो इसलिए जनाब, जब कोई मुसीबत आती है तो तमाम अपनी बिरादरी, इवन कौवे भी इकट्ठे हो जाते हैं। आप तो पार्लियामेंट है, आप तो पार्लियामेंट है। और उन्होंने मुझे लिख कर भेजा कि आप फौरी तौर पर ये लिख कर दें कि ना आप डीनोटिफाई करेंगे, ना आपका इरादा है, ना आप आगे करेंगे। तो मैं ऑनरेबल मेंबर से पूछना चाहता हूं, मैं तो आपका कोलीग हूं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या जवाब देते? मैंने उनको कहा, ऑनरेबल जजेस, मैंने हल्फ उठाने से कबल मैंने कहा था मेरा पहला ऑर्डर है कि जो जजेस इस वक्त असीरी में हैं उनको रिहा किया जाए। मेरी स्पीच खत्म होने से कबल वो आजाद हो गए थे, और मैंने उनको कहा कि मेरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ आप बहाल हो गए थे। तो आप मुझे ये बताएं, अगर मेरी स्पीच से आप रिहा हो सकते हैं और आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं, तो आई एम द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको मेरी जुबान पे यकीन करना चाहिए, मगर मैं लिख के नहीं दूंगा, और मैंने न लिख के दिया है, मगर आई स्टैंड बाय माय कमिटमेंट
and we have struggled along with the other political parties, और हमने उनके लिए जेलें भी काटी हैं, इनमें से एक दो ने जरूर काटी होंगी। उनके लिए चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए मेरे ऊपर तो बगावत का पर्चा भी हुआ, बगावत का पर्चा हुआ, और मेरे ऊपर वहां दहशतगर्दी की अदालत में मुझे वो एक कुत्ता बास जिसको कहते हैं उसमें लेके जाते थे, और आई हैव नो रिग्रेट्स। When we have restored the Constitution of Pakistan, it means we respect the institutions. अब ये नहीं हो सकता कि अगर हम ये कहें कि भुट्टो साहब का केस को रीओपन करें और आप गद्दार हैं, आप बगावत कर रहे हैं। तो जब खुद उस जज ने, जिसने अपनी किताब में लिखा कि भुट्टो साहब का जो कत्ल, जो ये फांसी थी, दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर, और वो इट इज ऑन द रिकॉर्ड, तो हमने कौन सी गलत बात कर ली है? वो कहते हैं जी इदारों का टकराव हो गया, लेट द कोर्ट डिसाइड, दे डिसाइड अगेंस्ट अस, वी हैव नो रिग्रेट्स, वी विल एक्सेप्ट इट, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। अब जहां आज आपको मैं वो भी बता दूं, जब 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, एंड आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट फॉर दैट। I went to everywhere and I talked to मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर उस समय गिलानी साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारा सेज हमारे लिए नहीं सजाया गया, ना ये होंगे ना हम होंगे, ये कॉन्स्पिरेसी है, इलेक्टेड हम भी नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अब भी गुजारिश करना चाह रहा हूं, ये अगर कोई स्टेज सजाया गया तो वो ना आपके लिए होगा ना हमारे लिए होगा, वो इसके लिए नहीं होगा। तो इसलिए हम पॉलिटिशियंस हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, गलतियां हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने गलतियां की हैं, उसका मकसद ये नहीं कि डेमोक्रेसी शुड सफर, और हम जो अगर यहां लाना चाह रहे थे, जो आपको हमने जिक्र किया करारदाद, उसका मकसद कतन ये नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हैं, उसका कतन मतलब नहीं हम जुडिशरी के खिलाफ लाना चाह रहे हैं, उसका कतन इशू नहीं है कि हम फौज के खिलाफ लाना चाह रहे हैं। इसलिए वी आर पॉलिटिकल पीपल, वी आर परफॉर्मिंग आवर रोल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ज्यादा अजाब भी आ गया तो हम अवाम में चले जाएंगे, मगर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। तो इसलिए हमने रेजोल्यूशन लाए हैं फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, for the strengthening of this institution, and everybody wants to strengthen his institution, we want to strengthen our institution। अगर उसमें कोई तब्दीली लाना चाहें, leader of the opposition or other political parties, they are free to do that, we are ready to follow their guidance। और अगर वो जो भी चाहें कि इस पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए हमें मजबूत ना करें, क्योंकि people they come and go, governments they come and go, but you have to remain for the rest of your life। इसलिए you should protect yourself, you should protect your institution, you should protect this parliament। और उसके अंदर जो भी leader of the opposition उसमें amendment लाना चाहे, we have no objection। और हमसे ज्यादा, ये भी आज मैं confession करना चाहता हूं, हमसे ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बातें कर चुके हैं, और स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कई रेजोल्यूशंस कर चुके हैं। फॉरगेट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, यू शुड कन्फाइन टू पार्लियामेंट, एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की सरबराही में जारी है। आपने मुलाहिज़ा किया कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का खिताब, उनका कहना था, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुझे एतमाद के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, और आइन के हवाले से उन्होंने कहा कि आइन जो है एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है, आइन ऐसा बनना चाहिए जिसकी तशरीह किसी और को ना करनी पड़े, आइन वाज़ेह होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुझे पार्लियामेंट ने जो है मुतल्लिका तौर पर मुंतखब किया है, और इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम इदारों का
इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, इदारे मजबूत होने चाहिए, लोगों के रहने या ना रहने से इदारों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एनआरओ के हवाले से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एनआरओ की हिमायत लेने नहीं आए। उन्होंने कौम से बड़े वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि एनआरओ के हालिक कौन है, एनआरओ बनाने वाले कौन हैं। एनआरओ के हालिकों पर कोई बात नहीं होती और हम पर इल्जामात की बारिश की जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनआरओ के हालिक जो हैं वो वतन वापसी के लिए वाज़ेह अल्फाज में ऐलान करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं। इदारों के हवाले से उन्होंने कहा कि इदारों में जो लोग होते हैं वो आते जाते रहते हैं और लोगों के आने या जाने से जो इदारे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि मुझे एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम खुद फैसला कर ले कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए या आमरीत। नाजरीन, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अभी कौमी असम्बली में इजलास किया। आपने मुलाहिज़ा किया, इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सलीम बुखारी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, सीनियर तज्ज़ियाकार। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलीम बुखारी साहब, आपने अभी मुलाहिज़ा किया वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुझे इत्तेमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब ने एक ही सांस में कई झूठ बोले हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने सारा एनआरओ का मलबा जो है वो फौज पर डालने की कोशिश की है और खुद अपने आप को अपनी जमात और अपनी जमात की क़यादत जो उसके बेनिफिशरीज हैं उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी बात यह कि बहुत सारी गुफ्तगू उनकी जो है वो इर्रेलेवेंट थी आज की सिचुएशन से भी और इस इजलास की नौयत से भी जिसके लिए इसको तलब किया गया था। पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है इस वक्त। अगर वो इस तरह की हुडविंकिंग करेंगे लोगों की कि इश्यूज कुछ हो और वो बात कुछ कर रहे हो तो उससे कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। देखना यह है कि इस वक्त जरूरत किस बात की है। फौज और अदलिया के ऊपर उन्होंने फिर अपना जहर अफसानी जो है वो जारी रखी है जिसकी कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी, इसलिए कि एक सांस में वो कहते हैं कि अदारों का तसादम हम नहीं चाहते और दूसरे ही सांस में पिछली तमाम तर गलतियां जो सियासतदानों ने की थी उनका मलबा उन्होंने या फौज पर डाल दिया है और या अदलिया पर डाल दिया है, जो मेरे ख्याल से इस वक्त की एग्जिस्टिंग सूरत हाल के ना मुताबिक है और ना इससे इसे हल करने में कोई मदद मिलेगी। जी सलीम बुखारी साहब, वो कहते हैं कि चिराग जो है वो बुझने से पहले एक दफा काफी भड़कता है, कहीं ये वही हिसाब तो नहीं है? देखिए बात ये है, ये जितनी गुफ्तगू उनकी आज हमने सुनी है, जितनी गुफ्तगू हम पिछले 2-3 रोज से उनकी सुन रहे हैं, वो बिल्कुल लगता ऐसे ही है कि इट्स ए मैन स्पीकिंग हु इज ऑन द रन। असल में तमाम मसाइल जो मौजूद हैं उससे चश्मपोशी करने से वो हल नहीं होंगे। इन लोगों को बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। इन लोगों को दीगर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेके मुशावरत करनी चाहिए थी। उस तरफ वो नहीं आ रहे हैं और अपने अलाइज के बलबूते पर उनका ख्याल ये है कि वो जो भी चाहेंगे वो कर गुजरेंगे और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, हमें अपने ख्यालात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अभी कौमी असम्बली में एक खिताब किया जिसमें उन्होंने काफ़ी जो है वो साफ अल्फाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस की बहाली जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं जेल तक गया। उसके अलावा उनका कहना था कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है और अगर गलतियां इदारे करें तो जमहूरियत को उस चीज़ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अवाम पर इस फैसले को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अवाम फैसला करे कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए या आमरीत।